आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर जहां पार्टी कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं 11 साल की उपलब्धियों को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मनाया जा रहा। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के 11 साल सच में भारत दुनिया की बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये 11 साल भारत को बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने के रहे। प्रधानमंत्री जी के 11 साल सच में भारत दुनिया की एक बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचा है। अनेक प्रकार की जो विकसित भारत का संकल्प है वो भी आगे बढ़ा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से 4 दिनों में ही पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर और पाकिस्तान को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी। ये हमारे देश की सैन्य शक्ति बढ़ी है। हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो आगे बढ़ा है। स्वदेशी निर्मित हथियारों की ताकत बढ़ी है। पूरी दुनिया ने देखी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल किस प्रकार से उसने पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर पाकिस्तान में तबाही मचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के पुरोला में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 210 करोड़ की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें 35 योजनाओं का लोकार्पण और 20 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुरोला स्थित खेल मैदान के उच्चीकरण, मोरी के देवरा गांव में कड़ महाराज मंदिर के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकार्पण और शिलान्यास की गई योजनाओं से भी उत्तरकाशी जनपद के पुरोला और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। ये योजनाएं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विधानसभा में अनेक घोषणाएं और यहाँ हमारे माननीय विधायक योगेश्वर लाल जी के द्वारा अनेक योजनाओं की मांग की गई थी जो पूरी हुई है। अनेक यहाँ पर जैसे आज ये चिकित्सालय का उच्चीकरण हो रहा है, इसका शिलान्यास हो रहा है। ऐसी अनेक विकास कार्य चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पेयजल के हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, उन सभी को शुरू किया गया है या उनको पूरा किया गया है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी और यहाँ का समेकित विकास होगा। रानीखेत जिले के सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत सजग भी हैं और आप अपने स्तर पे रानीखेत जिले के समसामयिक विषयों को प्रदेश सरकार के सामने भी रखते हैं, उनके सामने भी रखते हैं। आज विशेषकर प्रेस वार्ता का जो हेतु है वो यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कि प्रधानमंत्री के रूप में आज 11 वर्ष उन्होंने पूरे किए। उत्तराखंड सरकार प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य की बोलियों, लोक कथाओं, लोकगीतों और साहित्य का डिजिटलीकरण की भी दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए ई-लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। लोक कथाओं पर आधारित संग्रह बढ़ाने के साथ ही इन पर ऑडियो विजुअल भी बनाए जाएंगे और स्कूलों में हर हफ्ते में एक बार स्थानीय बोली भाषा का भाषण, निबंध और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। साथ ही उत्तराखंड भाषा और साहित्य का बड़े स्तर पर महोत्सव किया जाए और इससे देश भर से साहित्यकारों को बुलाया जाएगा। उत्तराखंड में संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा, प्रदेश में ई-लाइब्रेरी बनाई जा रही, प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें प्रतिभाग हो सकें और इस दौरान प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे। जिस दौरान आपको बताते चलें कि सीएम धामी लगातार अग्रसर हैं और उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने की बातें भी कही जा रही हैं और साथ ही प्रदेश में ई-लाइब्रेरी बनाने की भी सीएम धामी ने बात कही है।
महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की तारीफ की है और सोमवार को एक कार्यक्रम में शिरकत करने कोटद्वार पहुंचे थे। इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं और अब वे लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अब ऐसा है, पुराने प्रेमी चीफ मिनिस्टर इस मामले में थोड़ा सजग हुए हैं और पिछले 1-2 महीने में उन्होंने काफी दिशा में कड़ाई किया और मुझे लगता है कि उनको कड़ाई से अगर इस ढंग से जैसा अभी उन्होंने रुख लिया है तो क्योंकि वो नए नए सीधे मुख्यमंत्री बने थे तो शुरुआती दौर में समझना थोड़ा कठिन होता है, पर मुझे लगता है कि वो एकदम अगर आदमी का इंटेंशन सही हो तो सब सही होता है। भ्रष्टाचार एकदम हिंदुस्तान से और दुनिया से एकदम ही खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसा तो मैं नहीं मानता। पुराने प्रेमी लोग मिल जाए तो हरिद्वार में बीजेपी नेत्री द्वारा अपनी नाबालिग बच्चे से वेश्यावृत्ति कराए जाने के मामले को कांग्रेस राजनीतिक तूल देने में जुटी हुई है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने हरिद्वार पहुंचकर इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ में बीजेपी का पुतला भी जलाया है। दरअसल देवपुरा चौक पर इकट्ठा हुई महिला कांग्रेस नेत्रियों ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। ये जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो कॉल डिटेल्स है उससे ये जानकारी निकाली जाए कि वो किन लोगों के टच में थी, कौन लोगों से बात करते थे। हमने उनका फेसबुक प्रोफाइल देखा, वो भाजपा के तमाम नेताओं से मिलती थी, उनके साथ उनका फोटो है और हम लोग कल जाके इस मुद्दे पे गवर्नर साहब से भी मिलेंगे। उनसे भी सीबीआई जांच की मांग को जो हम लोग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस केस पे। द्वाराहाट में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और शिविर की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की है। साथ ही विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं का समाधान कराया। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है और वहीं इस शिविर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वयं सहायता समूह की 32 महिलाओं को 15 लाख रुपए से अधिक चेक वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को यह धनराशि रोजगार स्थापित करने के लिए दी गई है। 5 दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। 5 महिलाओं को महालक्ष्मी किट का वितरण किया गया है। आप बहुत सजग भी है और आप अपने स्तर पे रानीखेत जिले के सब सामान्य विषयों को प्रदेश सरकार के सामने भी रखते हैं, उनके सामने भी रखते हैं। आज विशेषकर प्रेस वार्ता का जो हेतु है वो यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कि प्रधानमंत्री के रूप में आज 11 वर्ष उन्होंने पूरे किए, सेवा सुशासन के और गरीब कल्याण के 11 वर्ष उनके आगे पूरे हुए। मैं उत्तराखंड की जनता की तरफ से, रानीखेत जिले की तरफ से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने गरीबों की चिंता की है, जिन्होंने सुशासन की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर में तिरंगा सम्मान पद यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं, विधायक सहित कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। पदयात्रा शहीद स्थल चनोदा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शांतिलाल त्रिवेदी की मूर्ति सहित दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। हम जय हिंद अभियान के तहत जो है जगह जगह तिरंगा झंडा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं
और हमने पहले चरण में, क्योंकि आज तिरंगे की जय के लिए भी आवश्यक है कि हम सांप्रदायिकता और समाज को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ भी लोगों को जागृत करने का काम करें। झूठ, लूट, फूट की सरकार के खिलाफ भी जनमत को जागृत करने का काम करें। और इसी अभियान के तहत हमने सारे मंत्रियों के क्षेत्र में जो है 2-2 दिन इसी तरीके की पदयात्रा करेंगे। और इसकी शुरुआत हमने स्वतंत्रता संग्राम के अमर स्थल चनौदा, जहां का सामने ये तिरंगा झंडा जो सामने लहरा रहा है ऊपर, ये इस बात का प्रतीक है कि आजादी की लड़ाई किस तरीके से लड़ी गई। और ये खादी आश्रम ये इस बात का प्रतीक है कि किस तरीके से स्वावलंबन को महत्व दे करके गांधी वाली सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री द्वारा मंगलौर क्षेत्र में खेल स्टेडियम की घोषणा करने पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की घोषणा को जुमला बताया। इस घोषणा के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री द्वारा लिबरहेड़ी गांव में की गई खेल स्टेडियम की घोषणा को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा से सटी झबरेड़ा विधानसभा में 3 बार मुख्यमंत्री ने खेल स्टेडियम की घोषणा की, लेकिन अभी तक स्टेडियम नहीं बन पाया है और इस बार मंगलौर की जनता को खेल स्टेडियम बनाए जाने का झूठा आश्वासन दिया है। लोग हैं और जनता समझदार है। ये बताइए, लिबरहेड़ी गांव उत्तराखंड में है, कोई आसपास उत्तर प्रदेश का रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तराखंड सरकार उम्मीद करे कि वो ये पुल बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? किसान, मजदूर, नागरिक उत्तराखंड के हैं, ट्रैफिक उत्तराखंड का है। उत्तराखंड सरकार अगर कहेगी हम ये पुल बनाएंगे। टेंडर भी हो चुका है, लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था है और काफी दिनों से मंगलौर बाईपास पर निर्माण कार्य चल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो घोषणा तो ये काफी पहले विधायक जी ने मंजूर करा दिया था, काम और कार्य भी चल रहा है। और आज मांग हुई तो गलत। जो बाहर से आकर चुनाव लड़ेंगे यही हाल होगा। उस पर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चाहे कोई भी यात्रा निकालें, प्रदेश की जनता उनके कार्यकाल को नहीं भूल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में जिस तरह से जनता को लूटने घसीटने का काम किया गया, कांग्रेस को पश्चाताप की यात्रा निकालनी चाहिए। मैंने पहले कहा, कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और ये वर्चस्व की लड़ाई अपने आप को किस तरह से साबित करने का जो लड़ाई चल रही है, इसमें आदरणीय हरीश रावत हों, हरक सिंह रावत जी हों, जिस तरह से उनकी पार्टी में लॉबिंग चल रही है, वो सब आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कौन कभी किसी पार्टी के नेता के पक्ष में बोल दे रहे हैं, कोई किसी के विरोध में बोल रहे हैं। एक लड़ाई चल रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता आदरणीय हरीश रावत जी चाहे कोई भी यात्रा निकालें, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनके कार्यकाल को कभी भूल नहीं सकती है। जिस तरह से उन्होंने प्रदेश को लूटने और खसोटने का काम उनकी सरकार के द्वारा किया गया और कैमरे के सामने प्रदेश को लूटने के लिए किस तरह से आमंत्रित किया जा रहा था लोगों को, तो ये सब उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने
भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जनभावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिलाधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी, गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड शिक्षा विभाग प्रदेश के माध्यमिक स्तर के क्लस्टर विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए नई पहल कर रहा है। इस पहल में प्रदेश के 13 जनपदों में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा के लिए निर्देशक और अपर निदेशक स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अधिकारी 7 से 10 जून तक प्रदेश के विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही विद्यालयों में संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर निर्देशालय को प्रेषित करेंगे। इसके बाद आगामी कार्य योजनाएं संचालित की जाएंगी। शासन के इस निर्णय को बीजेपी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, व्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। देखिए, बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम हमारी सरकार इस समय उठा रही है। जो 13 के 13 हमारे जनपद है, वहां पे निदेशक और उप निदेशकों की तैनाती करी जा रही है। वहां पर वो जाएंगे और जाकर पूरी व्यवस्था का जायजा लेंगे। बच्चों की गुणवत्ता के हिसाब से मिड डे मील का भी जायजा लिया जाएगा और बच्चे वहां पर किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर को देखा जाएगा। भीमताल में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल में पहली बार भीमताल में पहुंचे दर्जा राज मंत्री नवीन वर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने बाइक रैली निकाली। उसके साथ ही ब्लॉक परिसर के हॉल में जो है वो बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में जोरदार स्वागत के साथ यहां पर व्यापारियों द्वारा दर्जा राज्य मंत्री को भीमताल में पार्किंग, अमृतपुर से गोलापुर को जोड़ने की भी मांग की गई ताकि भीमताल से जाने वाली गाड़ियां जाम में न फंसे। व्यापार मंडल भीमताल द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया था। व्यापारी से मिलने का हमारा एक बहाना भी रहता है, हमारा दायित्व भी है। लेकिन यहाँ की जो समस्याएं हैं, निरंतर जिस चीज के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, हल्द्वानी से लेकर भीमताल, मोहाली और कैंची तक का जो एक जाम लगता है, यहाँ पर जगह जगह कई और समस्याएं भी हैं। भीमताल में बाईपास की है, पार्किंग की है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में जीएसटी के तहत एक ई पोर्टल विकसित किया गया है जो व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने, चालान बनाने और भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जीएसटी ने विभिन्न करों जैसे बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को एकीकृत किया है। इससे राज्य और केंद्रीय स्तर पर एक समान कर प्रणाली बनी है जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए सरल और पारदर्शी है। जीएसटी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में इस प्रणाली को लागू करके उत्तर भारत का पहला राज्य बनकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह प्रणाली फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के जरिए जीएसटी पंजीकरण में उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करती है। जीएसटी की मदद से पूरे देश में एकल बाजार का निर्माण हुआ है। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। राज्य स्तर पर उत्पादों पर अलग अलग कर नहीं होने से व्यापारियों को अपनी वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट नहीं आती। वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट लगभग 4500 करोड़ रुपए था। 2024-25 में
ये बजट बढ़कर 94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 24 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था 24 गुना बढ़ी, जिससे उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक प्रगति हुई है। वर्ष 2000 में राज्य की अर्थव्यवस्था 14,501 करोड़ रुपए की थी, जो 2023-24 में बढ़कर 3,40,000 करोड़ रुपए हो गई है। राज्य का कुल राजस्व संग्रह 233 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 10,812 करोड़ हो गया है। जीएसटी के तहत व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। इससे व्यापारियों को कर के बोझ को कम करने में मदद मिलती है। राज्य के प्रमुख शहरों देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी जिलों में 5-5 जीएसटी सुविधा केंद्र बनाए गए, जो छोटे और मध्यम व्यवसायों को जीएसटी प्रक्रियाओं में मदद करेंगे। प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि से राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सभी हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ई गवर्नेंस ने जीएसटी और अन्य आर्थिक सुविधाओं को सुगम बनाया है। एक देश, एक टैक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खटीमा विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया है। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ एसडीएम कार्यालय के सामने धरना भी दिया है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन की मिलीभगत से अवैध मिट्टी खनन हो रहा ओवरलोड वाहन तेज रफ्तार से चलकर हादसों का कारण बन रहे हैं। विधायक कापड़ी ने कहा कि अनुमति की अवधि खत्म होने के बावजूद खनन जारी है। उन्होंने शासन से अवैध खनन ओवरलोड वाहनों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। को लेकर विधानसभा से लेकर और तहसील पर ज्ञापन देने का काम, धरना प्रदर्शन, सड़कों पर धरना प्रदर्शन काम करने का काम खटीमा की स्थानीय जनता के साथ हमने किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये बात कही कि ओवरलोडिंग बंद हो और अवैध खनन बंद हो, लेकिन दिया और देवा नदी में अभी भी लगातार, जिसका समय पूरा हो गया है, 3 जून तक का था, वहां अवैध खनन चल रहा है। चारों ओर ओवरलोडिंग गाड़ियां चल रही हैं, जिससे ग्राम उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल मई-जून 2025 में समाप्त हो गया था, लेकिन समय पर चुनाव न होने के कारण पंचायती राज विभाग ने 9 जून 2025 को आदेश जारी कर प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। पालन करेंगे। कुमायूं के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कार्यरत उपनल कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया है और इस दौरान उपनल कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में कार्यरत करीब 700 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। आहरित नहीं हुआ है। सारे कर्मचारी परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कर्मचारियों की जो है आर्थिक इस समय इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि आज की डेट में कोई जो है उनको अधिक कर्मचारी जो हमारे जो है किराए के मकानों में रहते हैं, उनको किराए देने में दिक्कत हो रही है, बच्चों की फीस देने में प्रॉब्लम आ रही है। हम ये सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे जो है मानवीय दृष्टि को देखते हुए हम लोगों ने कोविड के काल में जो है विगत 20-20, 21 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं और ट्रस्ट के जब यहाँ ये ट्रस्ट बना था, जब इसका 1996 में जब इसकी नींव रखी गई थी, तब से भी यहाँ पे पुराने कर्मचारी कार्यरत हैं और पदों के सापेक्ष यहाँ पर सब कार्य थे। और इसमें मैं आपसे सबसे पहले तीर्थ नगरी ऋषिकेश के मुनिकीरेती कोडियाला इको टूरिज्म जोन में राफ्टिंग कंपनियां पर्यटकों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रही हैं। नियम के विरुद्ध दिन ढलने के बाद भी गंगा में राफ्टिंग की जा रही है। दिन ढलने के बाद में गंगा में पर्यटकों से भरी राफ्ट चलने का भी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वायरल होने के बाद में लोग नियम तोड़ने वाले राफ्ट कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पर्यटन अधिकारी का दावा है कि दिन ढलने के बाद कोडियाला से लेकर मुनिकीरेती तक गंगा में नजर रखी जा रही है। पकड़े जाने पर कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में नीलकंठ विहार के दिव्यांग यश नेगी को इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर भेंट की है।
उन्होंने बताया कि यश को इसकी लंबे समय से जरूरत थी और इसलिए ये मदद व्यक्तिगत स्तर पर की गई। मंत्री ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के संकल्प के तहत हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रहे। जरूरतमंदों की मदद करना उनकी जिम्मेदारी है। अवैध नशा तस्करों के खिलाफ देहरादून पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 2.5 लाख रुपए की 8.20 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। पौड़ी में हत्या का मामला सामने आया, जहां पर जेसीबी ऑपरेटर प्रवीण सिंह ने सुमन देवरानी की जेसीबी बकेट से हमला कर हत्या कर दी है। सुमन देवरानी अपने साथी रजनीश जुएल के साथ में गुमखाल से सतपुली जा रहे थे और मल्ली सतपुली के पास में रोड कटिंग का काम चल रहा था। उसी दौरान रास्ता खुलवाने को लेकर सुमन और रजनीश की जेसीबी ऑपरेटर से कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कहासुनी विवाद में बदल गई। सतपुली क्षेत्र में कोटद्वार रोड पर जो कटिंग का कार्य चल रहा है, दिनांक 7 जून की 11:30 बजे दो लोग सुमन देवरानी और रजनीश जुआल गाड़ी से आ रहे थे। जो कटिंग का कार्य पोकलैंड पे परवीन बदवाल नाम का कर रहा था, उन्होंने उसको रोकने के लिए कहा। उसने पोकलैंड के पकेट से सुमन देवरानी को हिट कर दिया, जिसकी उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। जो अभियुक्त परवीन बदवाल है, जो पोकलैंड चला रहा था, इसमें कहा जा रहा है कि ये बाहर का रहने वाला है, जबकि ये जनपद चमोली जोशीमठ के पास मारवाड़ी गांव का रहने वाला। हम लोग प्रोग्रेस गए थे शादी में 5 तारीख से 5 से 7 तारीख की शादी थी वहाँ पे। 7 तारीख को हम लोग वहाँ से विदाई करके डायला मंडी मार्केट आए। डायला मंडी मार्केट आने के बाद हम लोग वहाँ से 8:30 बजे के आसपास निकल गए थे। सतपुली से निकलने के बाद जब हम लोग आधे रास्ते में पहुंचे, सतपुली से पुराने के बीच में मल्ली सतपुली जगह है, वहाँ पे पोकलैंड कार्य कर रही थी। तो जब हमने उसको देखा तो जिस हम लोग वहाँ पे गए तो ट्रक से बाहर मलबा डाल जा रहा था। मैंने उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया और बाहर आके उससे बात करी कि भैया तो काम नहीं हो पा रहा है, तो पीछे ले ले गाड़ी, हम लोगों को जाने थे। इतने उसे तुतारवी हुई और जो साथ वाले आए उन्होंने हम लोगों को साइड करवाया और जो ट्रक भरा था वो पीछे आके खड़ा हो गया। जैसे ट्रक पीछे आया, इसमें मैंने अपनी गाड़ी आगे निकाली। जैसे मैं गाड़ी निकालता हूँ, इतने में पोकलैंड का ड्राइवर दोबारा से मावेन की गाड़ी देता है। इंसाफ चाहिए, मेरे पति को जान के मारा है। जो लोग बैठा के ले गए थे गाड़ी में, उनको बुलाओ सबको यहाँ। मैं उनको फांसी दिलवाना चाहती हूँ। मेरे पति को, मेरे बच्चे को छोड़ के चले गए मेरे पति, जिसने मरवाया उन सबको बुला कर लाओ। मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उनको फांसी मिले। दिल्ली के 2 युवक 2 किशोरियों को बहला फुसलाकर हरिद्वार ले गए और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध दिखाई देने पर जीआरपी के जवानों ने युवकों को रोक लिया। पूछताछ करने पर मामले का खुलासा हुआ। जीआरपी के जवानों ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि किशोरी की गुमशुदगी दिल्ली में दर्ज हुई है। वहीं जीआरपी थाना प्रभारी अनुज कुमार ने सूचना पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंची। दिल्ली पुलिस के हवाले दोनों युवकों और किशोरियों को कर दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।